चलिए बच्चों, हमारे 2 चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और उन दोनों चैप्टर्स ने आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी सिचुएशन कैसी थी। फिर जब हमने डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किया तो 1950 से लेकर 1990 के बीच में हम लोगों ने क्या क्या किया अपने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और अपने फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छे से आपके जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर पूरे साल भी आपने आईआईडी नहीं पढ़ी होगी तो अब आप लोगों को बहुत कुछ आईआईडी के बारे में पता है। इन 2 चैप्टर्स को कवर करने के बाद भी आपको काफ़ी नॉलेज आ चुकी होगी। अब जो आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको समझने में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने बैकग्राउंड समझ लिया है, तो अब आगे की जो कहानी है उसको आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 3। चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। अभी क्या है बेसिकली इस चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। हम जो भी कुछ कर रहे थे टिल 1990 वो कर तो हम बहुत कुछ रहे थे, लेकिन उससे जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो बहुत अच्छा खासा आउटपुट नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि घुमा फिरा के वही पुरानी चीज़ें हम लोग किए जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से हमारी जो भी पॉलिसीज़ चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि इंट्रोड्यूस हुए 1991 में। तो 1991 का जो एरा था वो था द एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ही नाम दिया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये जो तीनों चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई वो उन्हीं डिफेक्ट्स को सोच कर रखी गई कि जो भी हम लोग देख रहे थे कि 1990 में इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो प्रॉब्लम्स क्या थी। जहाँ हमें दिखा कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है तो इसलिए हम लिबरलाइजेशन लेकर आए। हमने देखा कि इंटरवेंशन होने के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस दिख रहा है और प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा रोल देने की ज़रूरत है, तो प्राइवेटाइजेशन आया। सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी रहकर काम नहीं चल रहा था हमारा, हमें ज़रूरत थी कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करें और देशों के साथ भी हम जुड़े, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन आया। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं अब ये तीनों चीज़ें किस तरीके से हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेमली द नीड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि आखिरकार इन रिफॉर्म्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। हमने 1990 के टाइम तक ऐसा क्या फेस किया जिसकी वजह से हमें ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है द फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था उसके अंदर हमें लगातार एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। 1991 के अंदर इंडिया मेट विद द फॉरेन एक्सचेंज और द एक्सटर्नल डेट क्राइसिस। 1991 में ऐसा देखने को मिला कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी और कहीं ना कहीं हम लोगों ने बाहर से जो पैसा उधार ले रखा था तो वो जो डेट बर्डन था हमारे ऊपर वो लगातार बढ़ता जा रहा था। द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक द रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम द अब्रॉड। हमने जो बाहर की कंट्री से पैसा उधार ले रखा था हम उनकी रीपेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वॉज नॉट एडिक्वेट। हम उस लेवल तक पहुंच चुके थे कि सही नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज का इतना कम हो जाना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। टू फाइनेंस द इम्पोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स, हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था कि आने वाले 2 हफ्तों से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, इतना पैसा हमारे पास नहीं बचा था। टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स, अगर आप किसी से लोन लेते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है जब तक आप रीपे ना करो। तो हमारे पास इतना अब एक्सचेंज नहीं बचा था कि हम उन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी भी भरपाई कर सकें, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही थी। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर हमारे कम हो रहे थे तो ऑब्वियसली हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। सो डेवलपमेंट पॉलिसीज में जरूरत थी दैट इवन दो द रेवेन्यूज वर लो द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट द चैलेंजेस। भले आपको दिख रहा है कि यार रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, बट आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए, क्योंकि आपके सामने कुछ चैलेंजेस थे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये लगातार आपको देखने को मिल रहे थे, तो जिसकी वजह से आपको अपने रेवेन्यूज इंक्रीज करने ही पड़ेंगे। सो द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिडंट जनरेट द एडिशनल रेवेन्यू। आप कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क कर रहे थे बट उसकी वजह से कोई एडिशनल रेवेन्यू आप नहीं कमा पा रहे थे।
Moreover, the government was not able to generate the sufficient revenue from the internal source. इसके अलावा इंटरनल सोर्सेज से भी पैसा नहीं आ रहा था, जैसे कि टैक्सेशन किसी भी गवर्नमेंट का प्रिंसिपल रेवेन्यू सोर्स है, बट वहां से भी उसको कुछ खास नहीं मिल रहा था. The government was spending a large share of its income on areas which do not provide the immediate returns such as the social sector and defense. Government ऐसे sectors में पैसा खर्च कर रही थी जहां से इमीडिएट रिटर्न नहीं मिल रहा था, जैसे कि डिफेंस में पैसा खर्च करना या सोशल सेक्टर्स में पैसा खर्च करना. तो फिर से मैं वही बात आपको समझाना चाहूँगी कि हम चैरिटी भी तभी कर सकते हैं जब हमारी खुद की जेब में पैसा हो, किसी दूसरे के पैसे से हम चैरिटी भी नहीं कर सकते. तो ये प्रॉब्लम हमारी इंडिया फेस कर रही थी. सो द इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वॉज नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर. हमारे पब्लिक सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बढ़ते हुए खर्चों को पूरा कर सके, और इसी वजह से हमें यहाँ पर बोरो करना पड़ रहा था इंटरनेशनल कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और ज़्यादातर वो पैसा सिर्फ कंजप्शन नीड्स के लिए ही इस्तेमाल हो रहा था, जो बिल्कुल भी सही नहीं था. नेक्स्ट, माउंटिंग गवर्नमेंट डेट्स. अब इससे बिल्कुल साफ ये बात जाहिर हो रही थी कि हमारे जो डेट्स थे वो लगातार पहाड़ की तरह बढ़ते चले जा रहे थे. 1980s के आते आते गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे वो उसके रेवेन्यू से बढ़ने लगे थे. आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी सिचुएशन होती जा रही थी, जिसकी वजह से इवन अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए भी हमें उनसे उधार लेना पड़ रहा था. एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सिर्फ इतना समझिए अभी फिलहाल कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री की एक ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर हम एक कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होने वाली ट्रांजैक्शंस के बारे में रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं. और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है कि एक कंट्री में जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है बेसिकली वो कैसी हो रही है. लाइक योर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर हो रहे हैं तो उससे कंट्री को फायदा हो रहा है या नुकसान. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. इंपोर्ट्स हमें लगातार दिख रहे थे कि बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे. जो ग्रोथ थी एक्सपोर्ट्स की वो बहुत ज़्यादा कम थी. क्यों? क्योंकि लो क्वालिटी के हमारे गुड्स थे, हाई प्राइस हम लोग चार्ज कर रहे थे, तो जिसकी वजह से हमें ऐसा दिख रहा था कि एक्सपोर्ट तो इतना नहीं बढ़ रहा था लेकिन इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे. राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड. अब जब देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आई 1991 में, तो इसकी वजह से और भी एक चीज़ निकल कर आई कि चीज़ों की प्राइस बढ़ गई. जब चीज़ों की प्राइस बढ़ गई तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो गई हमारी कंट्री के अंदर, और इवन जो इसेंशियल गुड्स थे उसकी प्राइसेस भी लगातार बढ़ती जा रही थी. चाहे और क्यों बढ़ रही थी वो? क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के अंदर इनएफिशिएंसीज चल रही थी और टैरिफ लगे रहे थे. अगर आप इंपोर्ट कर रहे थे इसेंशियल कमोडिटीज़ को भी तो उसके ऊपर भी टैरिफ लगाए जा रहे थे. तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अब लाने ही पड़ेंगे, कुछ तो हमें बदलाव करना ही पड़ेगा. सो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वो क्या बदलाव आए थे. उसमें भी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ. तो जो लिबरलाइजेशन का टॉपिक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. लिबरलाइजेशन के अंदर जो कुछ हम रिफॉर्म्स लेकर आए हैं उनमें से कोई सा भी रिफॉर्म, सिंगल एक रिफॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है. तो ऐसा नहीं करना कि एक ही पढ़ के जा रहे हो, सिर्फ उनकी हेडिंग पढ़ के जा रहे हो. जो उसके मेन की पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ के जाने कि वो कोई सा भी पूछ ले आपसे स्टेटमेंट बना के आप उसका आंसर दे सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन. देखो, लिबरलाइजेशन इंडिकेट करता है फ्रीडम को, कि आज़ादी देनी है. अब किनको आज़ादी देनी है और क्यों देनी है ये बात हमें समझनी होगी. सो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल और द रिडक्शन of the government controls and the restrictions from the various sectors of the economy like industrial, financial, fiscal, foreign exchange market, trade and investment sector for making the economy more competitive. अब अगर आप किसी भी चीज़ को बांध के रखोगे ना, तो बांध के रख के तो कभी भी आप उस चीज़ का डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे. आपने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी अपनी कंट्री के ऊपर, तो वो ग्रो कैसे करेगा. तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत थी कि जितने भी हमारे ये सेक्टर्स हैं अलग अलग, इन सभी सेक्टर्स के अंदर हमें कुछ ना कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या तो हम उन्हें हटा देंगे, अगर ज़रूरी नहीं है तो हटा देंगे, या फिर अगर ज़रूरी लग रही हैं तो कुछ हद तक हम उसे कम कर देंगे. तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया या उन्हें कम किया गया. अब नीड क्यों थी? क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था कि 1991 में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, जिन्होंने एंट्री और ग्रोथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस की उस पर एक रोक लगा रखी थी. और वो रोक बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी उस रोक की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के रोल की अब हमें ज़रूरत थी कि प्राइवेट सेक्टर भी आके अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. ठीक है,
तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे पहला रिफॉर्म है कि हमें लाना होगा अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म। आपने अभी चैप्टर नंबर 1 और 2 में ये देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालात खराब थे। 1950 टू 1990 तक आते आते IPR 1956 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर हमने ये देखा कि सबसे पहले तो आपने इंडस्ट्रीज को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्योरली हमने ये देखा कि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था। आपने 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी थी, जिससे पूरा कंट्रोल पब्लिक का था। स्केड्यूल बी में अगर हम देखूं तो 12 इंडस्ट्रीज यहाँ पर चल रही थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो सेकेंडरी रोल था, मेन रोल वहाँ पर भी स्टेट का था। उसके बाद आपने क्या किया, आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन लेकर आ गए आप कुछ गुड्स के लिए, और आपने यहाँ पर लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि ज़रा सी भी कोई भी चीज़ आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ऐसे में हर एक चीज़ के लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो, उन्होंने एक पहले बैकग्राउंड आपको समझाया है कि क्या प्रॉब्लम थी और हमने उसके अंदर क्या चेंजेस किए। तो वही सारी बातें हैं कि 1991 से पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ज़रूरी था, कंपलसरी था कि अगर आपको फर्म को स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एंटर करना अलाउड ही नहीं था। बहुत सारे गुड्स आपने स्मॉल सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखे थे, और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था यहाँ पे प्राइस फिक्सेशन के ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है हमें कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का तो वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन थी। तो ये था बैकग्राउंड कि क्या चल रहा था 1991 से पहले। अब हमने क्या चेंज किया, जो प्रॉब्लम थी हमने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो सबसे पहले रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस करते हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश करते हैं फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। हमने लगभग सभी प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लाइसेंस रखा, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे एरियाज हैं जहां पर पब्लिक सेक्टर को नजर रखनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी देश में। नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, तो अब यहाँ पे डी रिजर्वेशन हुआ, यानी कि उनका रिजर्वेशन हटाया गया। सो द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर, अब सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं, जिसमें है डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो ये रिजर्वेशन सिर्फ अब 3 तक रह गया है। डी रिजर्वेशन किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी, कि आपने बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर रखे थे, अब उसे भी हटा दिया गया। रिमूवल ऑफ द प्राइस कंट्रोल, हमने पीछे देखा कि प्राइस फिक्सेशन भी अलाउड नहीं था, तो प्राइस कंट्रोल भी हटा दिया गया। अब जो ट्रेडर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, यानी कि मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी उसी के सॉल्यूशन निकल के सामने आ गए। ये तो हमने भी पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो 1991 से पहले RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक, वो एक रेगुलेटर की तरह काम करता था। रेगुलेटर मतलब कि हमेशा हमारे ऊपर डंडा लेके खड़ा रहता था, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कुछ भी काम करोगे मुझसे पूछोगे, कोई न्यू ब्रांच खोलोगे तो मुझसे पूछ के खोलोगे, किसी भी तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे तो वो सारे काम ही मुझसे करोगे। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी RBI का बोलबाला था, क्योंकि वो एक रेगुलेटर की तरह काम कर रहा था। एंड इट डिसाइड्स द अमाउंट, क्या क्या करता था कि कितना बैंक अपने पास पैसा रख सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट फिक्स करेंगे, नेचर ऑफ लेंडिंग क्या होगा वेरियस सेक्टर से, मतलब सब कुछ उसे ही बताना था। तो अब हमने क्या किया फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, हमने यहाँ पर RBI के रोल को रिड्यूस किया कि भाई ऐसे हर चीज़ डंडा पकड़ के नहीं चलती है कि आप डंडा लेके खड़े हो जाते हो, हमें मदद की भी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह हमारे साथ काम करो। तो यहाँ पर RBI का स्टेटस चेंज हुआ फ्रॉम द रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। अब हमने उसको फैसिलिटेटर बनाया। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर को अलाउड किया गया कि अब आप कुछ चीज़ों के ऊपर बिना RBI से कंसल्ट किए भी अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। जो रिफॉर्म पॉलिसी थी उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी ओपन अप किया गया, चाहे वो इंडियन थे चाहे प्राइवेट थे, इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स, मतलब दोनों एरियाज के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एंटर करना अलाउड किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी बैंक के अंदर वो अराउंड 50% तक कर दी गई, और जो बैंक इन सभी कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा उसको फ्री कर दिया गया कि आप बिना अप्रूवल के भी अपनी न्यू ब्रांचेस ओपन अप कर सकते हो। मतलब अब न्यू ब्रांच खोलने के लिए भी आपको परमिशन नहीं लेनी है, सिर्फ कुछ क्राइटेरियाज है
उनको पूरा करो और ओपन कर लो अपनी न्यू ब्रांच। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि मर्केंट बैंकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या पेंशन फंड्स हैं, उनको भी अलाउड किया गया कि अब आप भी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे हम बार बार फाइनेंशियल सेक्टर बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपके सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक योर कमर्शियल बैंक्स, योर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारी ही चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आती हैं। फाइनेंशियल सेक्टर को जनरली हमारा जो आरबीआई है वही हैंडल करता है, वही ये डिसाइड करता है कि क्या क्या हमारे बैंक्स कर सकते हैं। तो 1991 से पहले वो एज अ रेगुलेटर ये काम कर ही रहा था, बट रिफॉर्म्स के बाद हमने जब उसको फैसिलिटेटर बना दिया तो बहुत सारी चीज़ों के डिसीजन बैंक्स अब खुद ले पा रहे हैं। अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। ऐसा कहा जाता था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी कि बहुत मेजर पोर्शन ऑफ जो इनकम है हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों का, वो एज अ टैक्स गवर्नमेंट के हाथों में चला जाया करता था। तो बहुत ज़रूरत थी कि टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए जाएं। तो टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी रिफॉर्म्स के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस चीज़ की होती है? टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर ये कलेक्टिवली फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली इसको फिस्कल रिफॉर्म्स भी हम लोग कह देते हैं। अब कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं हम लोग सभी जानते हैं कि 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट ईयर एक डिफरेंस आया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। एक डिफरेंस के तरीके से पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बहुत सिंपल सा है, 3 नंबर में आप इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम या उसके प्रॉफिट पे चार्ज किए जाते हैं। किसी कंपनी के प्रॉफिट पे भी आप इसको चार्ज कर सकते हो, और इस टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे लाइबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे सेम पर्सन पे होती है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। बट वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो आप गुड्स या सर्विसेज पर लगाते हो, और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जिसकी लाइबिलिटी टू पे हो उसी की बर्डन टू पे हो। ये दोनों सेपरेट पर्सन्स हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बर्डन टू पे शिफ्ट किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा टैक्स तो हमारा कौन सा है? जीएसटी। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि 1991 से पहले जो रेट्स थे टैक्स के वो बहुत ज़्यादा हाई थे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। अब क्या रिफॉर्म्स आए हमारे पास यहाँ पर? 1991 से पहले हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स रेट्स हाई थे, तो सबसे पहले उन्होंने सॉल्यूशन यही निकाला कि कंटिन्यूअसली वो टैक्स रेट को कम करते गए। उन्होंने इंडिविजुअल इनकम जो थी उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किए जा रहे थे उसको भी कम किया, एज वेल एज जो कॉर्पोरेट टैक्स थे जो पहले बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे उसको भी उन्होंने रिड्यूस किया। बहुत सारे एफर्ट्स उन्होंने लगाए कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स आए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन नेशन फॉर द गुड्स एंड द कॉमन नेशन मार्केट फॉर द गुड्स एंड द कमोडिटी। मतलब वो ये चाह रहे थे कि अलग अलग टैक्स ना लगे, एक ऐसा हम लोग एक सिस्टम लेकर आए जिसमें एक यूनिफॉर्म तरीका हो जिससे हम लोग टैक्स की कैलकुलेशन कर सके, जैसे कि हम डायरेक्ट टैक्स में करते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़े से वेरिएशंस थे, अलग अलग तरीके से चीज़ें की जा रही थी, ताकि भाई देखो एक पर्सन क्यों टैक्स इवेशन करता है, क्यों टैक्स की चोरी करता है? क्योंकि जब उसे दिख रहा है कि यार इतनी मेहनत से वो पैसा कमा रहा है और उसका एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो एज अ टैक्स गवर्नमेंट के हाथों में जा रहा है, तो ऐसे में वो चोरी करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ताकि हम ये कर सके कि टैक्स इवेशन कम हो, एक काम करो आप टैक्स रेट ही कम कर दो ताकि हर कोई ईमानदारी से टैक्स को पे करे। तो यहाँ पे वो वही एफर्ट्स कर रहे थे कि टैक्स रेट उन्होंने कम किए। एज वेल एज उन्होंने क्या किया कि ये जो टैक्स कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है पूरा, उसको भी उन्होंने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सो रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 आया, जिसमें हमने क्या किया टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ पर एक सिंपल सा और एक ऐसा टैक्स सिस्टम हो जो कि सभी लोगों के यहाँ पर एक जैसा ही अप्लाई होता हो, मतलब सभी लोग एक ही तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। एंड दिस लॉ केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017, और जुलाई 2017 से हमने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, और उसी का रिजल्ट था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया। पार्लियामेंट के अंदर इसका जो पास हुआ था बिल वो 29 मार्च 2017 को हुआ था, बट कब हमने वर्किंग स्टार्ट करी इसकी? 1 जुलाई 2017 से हमारा जो जीएसटी है वो लागू हो गया था। डेट आपको याद रखनी है 1 जुलाई 2017। ठीक है,
क्या इसके ऊपर उनका मेन मोटो था? वन नेशन वन टैक्स। अगर देश एक है तो उसके अंदर चार्ज किया जाने वाला टैक्स भी एक ही होना चाहिए। तो जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आपको दिख रहा है 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसने रिप्लेस किया और 23 सेसेस यानी कि कुछ स्मॉल टैक्सेस होते हैं सेंट्रल और स्टेट के जो थे उसको भी उसने रिप्लेस किया था। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। हम 3 रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए, दूसरे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आए, तीसरा टैक्स सेक्टर में आए, मतलब फिस्कल पॉलिसी के अंदर। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। तो 1991 से पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट आरबीआई डिसाइड करता है। देखो जैसे मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है ना चीज़ों की, उसी तरीके से हमारी फॉरेन एक्सचेंज यानी कि ये जो फॉरेन करेंसी है इसका भी रेट डिसाइड होता है। जैसे कि $1 के बदले में कितना इंडियन रुपी जाएगा। अब इसको डिसाइड करने के वहाँ पर 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे, खुद से बता दे कि ये $1 इतने इंडियन रुपए के बराबर माना जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि डिमांड और सप्लाई को देखेंगे कि कैसी किस करेंसी की डिमांड कितनी है किसी भी मार्केट के अंदर और उसकी सप्लाई कितनी है। तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग यानी कि मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपने आप प्राइस डिसाइड हो जाएगी। तीसरा तरीका होता है दोनों का हाइब्रिड, यानी कि हमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी चाहिए प्लस हमें मार्केट फोर्सेस भी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों में से पहले कौन सा मेथड यूज होता था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि हमारा जो आरबीआई है वही डिसाइड करता था रेट। बट जब रिफॉर्म्स आए तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। यहाँ पे 1991 के अंदर एक इमीडिएट मेजर उन्होंने यूज़ किया। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस चल रही थी एंड द रुपी वॉज डी वैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन किया। डिवैल्यूएशन क्यों किया? क्योंकि देखो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना। से फॉर एन एग्जाम्पल $1 80 रुपये में एक्सचेंज हो रहा है, 80 रुपीज़ में एक्सचेंज हो रहा है। अब वही $1 90 रुपीज़ में एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको सेम यूनिट खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है ना, अपनी करेंसी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है। सो दिस इज नोन एज डीवैल्यूएशन। अब इससे क्या होगा कि देखो अगर हमने अपनी करेंसी को सस्ता कर दिया तो फॉरेनर्स के लिए हमारे डोमेस्टिक गुड्स खरीदना क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी यानी कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने के चांसेस हो गए। वहीं पे हमारे लिए उनका सामान महंगा पड़ेगा क्योंकि उनकी करेंसी महंगी है, तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो डीवैल्यूएशन इसीलिए लेकर आया गया ताकि बीओपी को करेक्ट किया जा सके, उसका जो बैलेंस मिसमैच हो रहा है उसको हम ठीक कर सके कि हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है। तो इसी वजह से डीवैल्यूएशन हुआ, जिससे कि हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट सस्ते हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज फिर हमारे पास आ पाए। दूसरा वही जो मैं आपको बता रही थी कि इसको डिटरमाइन करने का जो मेथड है, जो पहले फिक्स्ड था, अब हमने वो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से ही हम रेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया अपना कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब बारी आती है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म की। तो 1991 से पहले इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी फॉलो कर रही थी, जिसके अंदर हमने कुछ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए। टैरिफ एंड कोटास चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो पहले चैप्टर 2। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेट कर रही हैं हमारी, तो आपको पहले 2 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी, टैरिफ और कोटास। टैरिफ मतलब इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना और कोटा मतलब एक क्वांटिटी फिक्स कर देना कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन थी हमारे यहाँ पर, जिससे कि ग्रोथ रेट कम हो रहा था। तो उसको सॉल्व कैसे किया? सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स हम लेकर आए, जिसके पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करनी थी, कि हम भी फॉरेन कंपटीशन को फेस कर सके, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स भी जब फॉरेन मार्केट्स में जाएं तो अपनी एक पहचान बनाएं। तो ये हमारा एक मोटो था। ऑल्सो द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। उसके अलावा हर जगह पर, चाहे वो फॉरेन टेक्नोलॉजी की बात हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो, हर जगह हमें अपनी एक पहचान बनानी है। और द एम वॉज टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते थे और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते थे। तो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स क्या है? सबसे पहले तो हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो था उसको हटाया अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो चल रहा था ऑन द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर फुल्ली रिमूव्ड। हमने उसको पूरी तरीके से हटा दिया इन अप्रैल 2001 में।
उसके बाद हमने टैरिफ रेट्स कम किए, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी उनको हटा दिया गया ताकि हम कंपिटिटिव पोजीशन अपनी बना सके। एट द सेम टाइम लाइसेंसिंग जो सिस्टम चल रहा था, मतलब कि आपको इंपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ रहा था, उसको भी हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सब पे हमने ये भी हटा दिया था। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया अपना प्रॉपर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? रिमूवल और रिडक्शन इन द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, इतना याद रखा। उसके बाद 5 तरीके के रिफॉर्म्स आपने यहाँ पे पढ़े। कुछ तरीके के रिफॉर्म्स हमारे पास यहाँ पर आए, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर था, फाइनेंशियल सेक्टर था, टैक्स रिफॉर्म्स थे, उसके बाद हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म पढ़े और लास्ट हमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स पढ़े। तो ये 5 हमारे ऐसे एरियाज थे जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस को या तो हटाया या फिर कम कर दिया। अब बारी आती है प्राइवेटाइजेशन की। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेटाइजेशन यानी कि जहां पर हम पब्लिक सेक्टर के कुछ पार्ट को सेल ऑफ कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि हम प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनको भी ये अलाउड करना चाहते हैं कि हमारे देश के विकास में वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। क्यों? क्योंकि देखो, पब्लिक सेक्टर के पास पैसा है, लेकिन जो एक्सपर्ट नॉलेज है, जो उनकी टेक्निक्स हैं टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, वो हमें प्राइवेट सेक्टर से ही मिलेगा। तो उस एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ही है। तो उसमें एक आपसे डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं कि दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कहीं पे पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वहां से पैसा निकालना। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर undertaking by selling off the equity of public sector undertakings to the private sector is known as disinvestment। यानी कि पब्लिक सेक्टर के शेयर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना ही सिंपली क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट 3 तरीके के होते हैं। पहला है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। माइनॉरिटी मतलब हम बेचना तो चाहते हैं अपना ऑनरशिप, बट थोड़ा सा, हम ज़्यादा नहीं बेचना चाहते। तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन विच द गवर्नमेंट रिटेन्स अ मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा हिस्सा वो अपने पास रखेगी और कम हिस्सा वो प्राइवेट सेक्टर को देगी, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट का शेयर 51% से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऐसे कौन सी है कंपनी हमारे पास? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने ज़्यादा ऑनरशिप ट्रांसफर करी। सो इन विच द गवर्नमेंट रिटेन्स माइनॉरिटी स्टेक, जहाँ पे गवर्नमेंट कम स्टेक अपने पास रखती है और सेल ऑफ कर देती है मेजॉरिटी स्टेक। और ऐसा हमने कहाँ देखने को मिला है? हमें बाल्को सेल्स टू द स्टेरलाइट। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, पूरी तरीके से बेच दो पूरा ऑनरशिप। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट वेयर इन 100% कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज पास्ड ऑन टू द बायर, मतलब हमने बाहर वालों को बेच दिया है, जैसे कि मॉडर्न ब्रेड और ITDC होटल्स। एक यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सेल करके भी कॉन्सेप्ट आता है, मीनिंग ऑलमोस्ट आपको सेम ही लगेगा। It refers to the sale of 51% or more stake to the public sector and of the public sector undertaking to the private sector, यानी कि एक ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट जहां पर 51% या उससे ज़्यादा आप अपना शेयर, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का शेयर प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। हु बिड्स द हाईएस्ट, मतलब बिडिंग के थ्रू जो हाईएस्ट बिड करेगा हम उसे देंगे, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, क्योंकि हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, सो दैट मैनेजमेंट कंट्रोल इज विद द स्ट्रैटेजिक पार्टनर, यानी कि जो कंट्रोल है फिर वो उस पार्टनर के पास रहेगा जिसने पैसा लगाया है ज़्यादा, और जब ज़्यादा पैसा लगाएगा तो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, पर्पस क्या था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पर्पस क्या था प्राइवेटाइजेशन के पीछे। तो पहला पर्पस तो यही था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना था। पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हो, सोशल वेलफेयर के लिए हम खुले हाथ से काम करते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ को बांध कर काम करता है कि जितना फ़ायदा उतना ही पैसा खर्च करेंगे। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन होगा, मॉडर्नाइजेशन वो लेकर आएंगे। उसके अलावा प्राइवेट कैपिटल को इस्तेमाल करना, मैनेजरल कैपेबिलिटी, ये हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है। उनकी एक्सपर्टाइज, उनकी एफिशिएंसी हमें चाहिए थी, तो इस वजह से हम प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका इन्फ्लो हो रहा था, यानी कि हमें जो पैसों की जरूरत थी वो जरूरत हमारी पूरी हो सकती थी। प्राइवेटाइजेशन भी कंप्लीट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं जो आपसे पूछे जाएं, और कुछ महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न करके हमारी कुछ
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसके लिए सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, कि उसकी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा नहीं पा रही थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा मैनेजरल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए उनको फ्रीडम दी। उनको कैसी फ्रीडम दी, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स को दी जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर्स जैसी ऑपरेशनल और मैनेजरियल फ्रीडम देकर उन्होंने अपनी कुछ इंडस्ट्रीज़ को नाम दिया महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न, जहाँ पर स्टेटस प्राइवेट सेक्टर जैसा है लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा। ठीक है, तो बस एक ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो। लास्ट टॉपिक हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो, एक दोस्ती आपकी अपने अपने सेक्शन के बच्चों के साथ है और एक दोस्ती आपके पूरे स्कूल के साथ हो रही है, इंस्टाग्राम पे और स्कूलों के साथ भी हो रही है। तो यही पर ग्लोबलाइजेशन भी यही कहता है कि भाई यारी दोस्ती करनी है, बातचीत बढ़ानी है, इंटीग्रेट करना है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। जितनी बातचीत, जितना नेटवर्क क्रिएट होगा, उतना ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ग्लोबलाइजेशन लेकर आया द रिमूवल ऑफ द बैरियर्स, कि हटा दो ये सारे बैरियर्स जिसने कैपिटल के मूवमेंट को रोक रखा है, मैन पावर के मूवमेंट को रोक रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा रखी है, उन सारे बैरियर्स को हटा दो। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को कहा गया कि ये बहुत सारी हमारे पास ऐसी पॉलिसीज थी जिसको हमने यहाँ पर यूज़ किया ताकि हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प कर सकें। एज वेल एज यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है हमारा, जहाँ पर हम लोगों के साथ इकोनॉमिकली, सोशली और ग्राफिकली क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उन बाउंड्रीज को हटाया जा रहा है और हम कनेक्ट हो रहे हैं। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन टर्न कर रहा है वर्ल्ड को इनटू द वन और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि कोई सीमा नहीं है, आप हर जगह जा सकते हो, कोई आपके यहाँ आ सकता है, आप किसी के यहाँ जा सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है आउटसोर्सिंग, और चांसेस हैं कि आउटसोर्सिंग से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है काम खुद करना, एक होता है काम खुद से करना, एक होता है काम किसी और से करवाना। आजकल का जो एरा है वो ऐसा है कि हमें हर चीज़ स्पेशलिस्ट से करानी है, हर चीज़ में हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, हमें बेस्ट चीज़ चाहिए। तो ऐसे में आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जैसे कि शादियों में केटरर्स को बुक करना। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है अपने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, ये आउटसोर्सिंग अपनी अपनी कंट्री के अंदर ही की जाती थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उनका मेन काम क्या है, हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आपको सर्व करना एज अ गेस्ट। बट हाउस कीपिंग उनके लिए एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो जिसके लिए वो एक प्रॉपर एक एजेंसी को हायर करते हैं। जैसे लोग आजकल सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करते हैं। तो ये सारे ही एग्जांपल्स आउटसोर्सिंग के हैं। या फिर आप लोगों ने कॉल सेंटर्स या बीपीओ का नाम तो सुना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले अपनी अपनी कंट्री में की जाती थी, बट धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन जब आया तो उसने यही चीज़ें हम लोग अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर भी कर पा रहे हैं। So outsourcing refers to the hiring of the regular services by a company from some external sources, mostly from the other countries, which was previously provided internally or from within the country। यानी कि जब आप हायर करते हो अपनी रेगुलर सर्विसेज के लिए किसी थर्ड पार्टी को, तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे कि लीगल एडवाइस के लिए, कंप्यूटर सर्विस के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी सर्विस अगर आपको लेनी है तो। आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है हमारे ग्लोबलाइजेशन का। अब आउटसोर्सिंग को रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। क्यों? क्या रीज़न है कि आउटसोर्सिंग इतना बढ़ पाया? क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे पास अब बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत के बहुत सारे जरिए हैं हमारे पास, जिसमें आईटी सेक्टर बहुत बढ़ चढ़कर हमारे सामने आया है। उसके अलावा हमारे पास मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन है, लाइक आर इंटरनेट, टेक्स्ट, वॉइस और द विजुअल डेटा, जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया फेवरेट प्लेस ऑफ आउटसोर्सिंग है, यानी कि क्यों इंडिया को एक आउटसोर्सिंग के लिए एक फेवरेट प्लेस क्यों माना जाता है? तो उसके हमारे पास दो रीज़न है। पहली चीज़, हमारे यहाँ पर पढ़े लिखों की कोई कमी नहीं है, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास बहुत सारी है, और लो वेज रेट पे हम मजदूर हैं ना, हमारे अंदर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैन पावर हमारे यहाँ बहुत सारी है, बट हम लो रेट्स पर भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत मेहनती हैं, बहुत सारे हैं, दिमागदार भी हैं और कम रेट पे भी अवेलेबल हैं, इसलिए फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन माना जाता है।
कौन सी है आउटसोर्सिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज, वॉइस बेस्ड इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो जिसको बीपीओ कॉल सेंटर कहते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग सर्विस है, म्यूजिक रिकॉर्डिंग है, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, ये सब चीज़ें हम आउटसोर्सिंग में आजकल देख रहे हैं। अब यहाँ पर लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी हो रही थी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसे में आउटसोर्सिंग हमारे लिए एक बून साबित हुआ ऐसी कंट्री में जैसे कि हमारी इंडिया है, जहां पर स्किल्ड मैन पावर की कोई कमी नहीं है और लो वेज रेट पर भी अवेलेबल है। तो हमें ये कंट्रीज क्या कर रही हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि हम भी काम करके अपने कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इस चीज़ को अपोज कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स से, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों की जॉब्स जा रही है किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर्कर्स। उसके अलावा उन्हें अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि लो स्किल्स वाले जो वर्कर्स हैं अब उन्हें यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि उनको काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज आ चुकी है बिटवीन द हाई स्किल्ड पर्संस एंड द लोअर वंस। तो इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज इसको अपोज कर रही है। तो अब हमारे ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट आए, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने देखा कि जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन सब एक साथ मिक्स हुए, तो यहाँ पर हमने उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देखे। जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट में हम पहुँच पा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है, लार्ज इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होने के चांसेस हैं अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। बट एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ऐसा देखा गया कि ग्लोबलाइजेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक स्ट्रैटेजी है कि वो हमारी मार्केट का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। मोर ओवर यहाँ पर ऐसा देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो हमारे पुअर कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके वेलफेयर और आइडेंटिटी को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उनके साथ। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन ने डिस्पैरिटीज इंक्रीज कर दी है, मतलब देखो जो देश उन सभी क्राइटेरियाज को पूरा कर पा रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा रहा है, बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रही हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब आते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि हम बैरियर्स की बात कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर बैरियर्स को हटाया गया, तो वो बैरियर्स को हमने WTO के साथ भी देखा कि WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के बारे में बात करता है, जो ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स बनाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं ज़रा पहले कि WTO क्या है। सो WTO को 1995 में बनाया गया एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि WTO से पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क करते थे अगर हमें कभी भी वर्ल्ड ट्रेड करना है तो, बट 1995 में एज अ सक्सेसर इसको इम्प्लीमेंट किया। जो हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था विद 23 कंट्रीज़, और लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इंडिया भी उसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, अब एम क्या था WTO का? सबसे पहले हमें एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइन बनाना था इन विच द नेशन कैन नॉट प्लेस द आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड। भाई देखो, हर नेशन अपने अपने अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, हम एक ओवरऑल एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे जिसको हर कंट्री, जो भी इसकी मेंबर कंट्री होगी, वो फॉलो करेगी। उसके अलावा हमें यहाँ पे प्रोडक्शन को एनलार्ज करना था, सर्विसेज के ट्रेड को भी हम बढ़ाना चाहते थे, हम यहाँ पे अपने वर्ल्ड के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते थे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था। मोर ओवर हम इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट यानी कि और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो काम हमने कैसे किया? हमने सारे टैरिफ्स वगैरह हटाए, सारे ट्रेड बैरियर्स हटाए, ताकि हर एक मेंबर कंट्री जो है वो ग्लोबली हर कंट्रीज़ के अंदर या हर कंट्री की मार्केट में जाकर अपने सामान को बेच सके। अब WTO पढ़ने के बाद ओवरऑल अब इस चैप्टर के अंदर हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी के बारे में पढ़ा। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है कि ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, इसका क्या इम्पैक्ट रहा, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। तो अगर मैं फेवर की बात करूँ तो येस, इन सभी चीज़ों की वजह से GDP का ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, चाहे वो FDI हो, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने हम ऑटो पार्ट्स और IT सॉफ्टवेयर्स के अंदर। मोर ओवर हम जो ये प्राइसेस बढ़ती हुई दिख रही थी हम लोगों को, वो भी अंडर कंट्रोल आई। बट इसके अगेंस्ट में भी कुछ बातें हैं, जैसे कि जो GDP है वो हमारी उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी हम चाहते थे, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नहीं दिखी। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमने देखा कि कम हो रहा था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसने एक स्लो डाउन रिकॉर्ड किया,
डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो रहा था। फिस्कल रिफॉर्म्स जो थे हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ को अफेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमने टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, और इस पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें इनइक्वालिटीज़ देखने को मिली और जो ग्रोथ थी वो कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज़ में हमें देखने को मिली। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये समझा कि हम जब हमें आज़ादी मिली प्लस आज 1991 तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो 1991 तक हमने क्या किया, हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस हुए, एलपीजी की वजह से क्या चेंजेस हमें अपने देश में देखने को मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो क्या रिफॉर्म्स थे, वो सारी बातें हमने यहाँ तक पढ़ ली। और ये 3 चैप्टर हमारी फर्स्ट यूनिट जो आईईडी की फर्स्ट यूनिट है उसका पार्ट है। तो आपने यहाँ पर एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, पूरा एक बैकग्राउंड आपने समझ लिया है 1991 तक क्या हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी यूनिट, और इजी भी है कि आपने देखा कि एक स्टोरी टाइप में सब चीज़ें थी और वो आपने इजीली समझ ली। तो आज डे 1 का काम हमारा होता है कंप्लीट, जहाँ पर हमने अपने 3 चैप्टर्स कवर अप किए। अब आपको आज अच्छे से इन तीनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है विद क्वेश्चन आंसर्स, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलेंगे अब आपसे कल डे 2 के साथ अपने आगे के चैप्टर्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।